नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव नहीं देखा है। मैंने 2004 से इस तरह का अत्याचार नहीं देखा। चुनाव आयोग मुख्य विलन है। एसआईआर से 90 लाख वोट हटाए गए। बीजेपी ने 100 सीटों की लूट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमें मिलकर हराया है। बीजेपी ने हर तरफ का हथकंडा अपनाया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट की है। ऐसे में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमकर बीजेपी को घेरा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। May accept me now. After first round, you started saying BJP is getting 200, 195. You didn't wait after the final result. Even you didn't wait to see the 5 round, 6 round. And after that campaigning with the press media, the BJP went to the inside of the polling station and they started beating the people, beating the counting agents. When I came to know why all the counting agents are withdrawn, that time I was reading about 13,000 and my 5 round was left out. And that round is also my ward and Bobby ward. We should have get more than 32,000. Then the candidate BJP itself went there inside along with 200 CRPF and 200 outsiders group. And then they beating our people. Even the women were not spared and they snatched all the 17 seat form. When I came to know, I started going there. First they stopped my car in the Jogubajar area, but I looked from the other way. When I entered, the CRPF said, no, you are not allowed to go. I said, I am the candidate. You are not allowing me. You are not allowing our candidate, our agent. So it is going on one-sided. Then written I complained to RO that it should be stop counting right now unless the restoration is over. Restoration normalcy is restored. You may accept me now. After बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से टीएमसी चीफ यानी कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को ही मुख्य विलन बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं क्यों इस्तीफा दूं जब मैं हारी नहीं हूं, मुझे बाधा नहीं किया जा सकता है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अमित तिवारी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। उनसे बातचीत करते हैं कि पश्चिम बंगाल में उलटफेर तो हो चुकी है। हमारी बातचीत कल भी हुई थी इस पर। ममता बनर्जी जो है पूरा हार का जो ठिकरा है वो चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। ममता, अमित जी नमस्कार दर्शकों को। जैसा कि हम कल बात कर ही रहे थे इसी मैटर पर, देखिए भारत की ये परंपरा कि जब हम चुनाव हार जाते हैं तो सारा दोष चुनाव आयोग का होता है। अब तो ईवीएम का हो जाता है। ममता दीदी चुनाव आयोग से लड़ रही थी। उनके अधिकारियों को इनके आदमी बंद कर ले रहे थे, सीआरपीएफ को ये गाली दे रही थी, सारा कुछ इनका ईडी के खिलाफ ये लड़ रही थी। आप संस्थाओं से चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव कब लड़ेंगी? वहीं बीजेपी का देखिए, बीजेपी वाले कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो केवल ग्राउंड पे चुनाव लड़ रहे थे। तो बीजेपी का जो ट्रैप बिछा था उसमें ममता दीदी फंस गई और जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बंगाल का चुनाव हार गई। तो यानी कि पूरा हार का जो ठिकरा है उन्होंने तो इसी पर फोड़ दिया है और अब वो कह रही हैं कि अब हम इंडिया गठबंधन में एक साथ मिलेंगे और उसको और मजबूत करेंगे। ठीक है, बढ़िया है। अब तो 15 साल के लिए बंगाल की सत्ता से बाहर रहेंगे। क्योंकि बंगाल की जनता ऐसा है कि वो एक बार तो मौका देती नहीं, वो तो कहती किसी को 2-3 बार दो ताकि उसका सब कुछ पता लगे। तो अब नया गुजरात बनने की ओर बंगाल अग्रसर है, क्योंकि भारत का जो लाइफ लाइन रही है वो कलकत्ता ही है। देखिए कलकत्ता के बारे में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत आज भी हमारे दिल्ली एनसीआर से बहुत अच्छी। एक तो फूड, दूसरा रेंट और तीसरा सबसे बड़ी चीज जो है वो एटमॉस्फेयर। ये तीनों चीज जो है ये बीजेपी के आने के बाद कलकत्ता में बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। क्योंकि आज भी कलकत्ता के हार्ट में वो जो रेंट नोएडा में 1 लाख का होता है वो 30-40 हजार में मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि कुछ आने वाले कुछ ही महीनों में बहुत सारी कंपनियां अपने हेड ऑफिस को कलकत्ता शिफ्ट करेंगी। ऐसी मुझे उम्मीद है, जिससे वहां पे रोजगार जनरेट होगा
और ममता दीदी की वापसी तो आप भूल जाइए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जहां सत्ता में आती है वहां बड़े आसानी से वो कभी किसी और को मौका देते हो। चाहे आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए। तो कह सकते हैं क्या अमित जी की अब सुपड़ा साफ हो गया है टीएमसी का पश्चिम बंगाल से? 100%। अब उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उनके जो सांसद थे वो भी पीछा छुड़ाते हुए बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी हमने तमाम चर्चाएं की आपके साथ। एक सवाल मेरा आपसे और है कि 15 सालों से ये किला जो है टीएमसी का पश्चिम बंगाल में पूरी मजबूती के साथ था, लेकिन ममता दीदी जो है वो कहां पर चूक गई जो बीजेपी ने ये सेंधमारी की? बीजेपी ने सेंधमारी नहीं की। ममता दीदी इस बार चुनाव केवल संस्थाओं से लड़ने लगी, जिसके नाते उनका सारा नुकसान हुआ। माँ माटी मानुष का जो उनका नारा था ना, वो आईपैक के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन सर वो तो कह रही हैं कि मैं इस्तीफा ही अब नहीं दूंगी, अपनी हार ही नहीं मान रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोल रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता है। अब उससे कुछ नहीं होता, आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप चुनाव हार चुकी हैं, आप विधायक भी नहीं बची हैं, आप कर क्या लेंगी? लेकिन सर ये मान नहीं रही है ना, तो क्या इनको झटका इतना ज्यादा लगा है कि ये अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर नेता इस तरीके से करता है। अरविंद केजरीवाल जैसे, यही तो गलती अरविंद केजरीवाल ने करी थी, वही गलती ममता दीदी कर रही है। ये कह रही है कि हमें मारा गया है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया है, कैमरे के सामने मारा गया है, तमाम तरह के जो आपने कल भी हमें बताया था कि अब ये लोग जो ईवीएम पे पूरा ठीकरा फोड़ेंगे, इसी पर फोड़ रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फोड़ रहे हैं। जी, उनकी आदत है ना। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस तो होता है। अभी आज देखिए कोई वायलेंस की न्यूज नहीं आई। बिल्कुल। कहीं से कोई सारी बड़े संपन्नता से हो गया। पूरा 2026 के चुनाव को देख लीजिए, कोई वायलेंस नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है बंगाल के लोगों को चाहिए थी, ये 50 सालों के बाद मिली है, जिसके नाते ममता दीदी थोड़े परेशानी में चली गई है। वो और तरीके से चाह रही है कि पार्टी जो नई नवेली बची है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि जो प्रॉपर्टी के एसेट बचे हैं वो उनके भतीजे को मिल जाए। इसको अन्यथा मत लीजिए। उनका यही है कि प्रॉपर्टी का जो एसेट बचा है, आप खुद ही देखिए जितने फाइल्स वगैरह हैं उसके लिए सरकार ने रोक लगा दी है कि कोई अधिकारी अंदर नहीं जाएगा। तो वो इस फिराक में है कि हम किसी तरीके से आने वाले नुकसान से बच सके। ऐसा होने वाला नहीं है, ये मान के रखिए। ठीक है अमित जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। बता दें कि पश्चिम चुनाव में हार के बाद से अब ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्हें बंगाल की जीत पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद से सरकार गठन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। खबरों की माने तो बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है 10 मई से पहले हो सकता है, क्योंकि 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है और इसी कारण इस तारीख को विशेष महत्व दिया जा रहा है। खबरों की माने तो बंगाल में नई सरकार बनने की रूपरेखा तैयार करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में शुभेंद्र अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, विप्लव देव और अमित मालवीय जो हैं वो शामिल होंगे। ये सभी नेता गृह मंत्री अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मिलकर मंत्रिमंडल राज्यों में आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि ये बैठक जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होगी और आज देर रात या फिर कल ये बैठक हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि बंगाल की संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए शपथ ग्रहण की टाइमिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती होने के कारण ये दिन सरकार की शुरुआत के लिए एक बड़ा प्रतीकात्मक और बड़ा अवसर हो सकता है। पश्चिम बंगाल में एक अहम प्रशासनिक नियुक्ति सामने आई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सौमित्र मोहन के राज्यपाल के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है और इस नियुक्ति की आधिकारिक पुष्टि कर्मी एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में की गई है। सौमित्र मोहन पश्चिम बंगाल कैडर के 2002 बैच के अनुभवी अधिकारी हैं और वर्तमान में परिवहन विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही वो श्रम विभाग में अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, जो कि उनकी प्रशासनिक दक्षता और बहुमुखी कार्यशैली को दर्शाता है। नई नियुक्ति के तहत वो अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और इस पद पर उनकी जिम्मेदारी राज्यपाल कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करना और विभिन्न विभागों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करना होगा। अधिकारियों का मानना है कि सौमित्र मोहन का अनुभव और प्रशासनिक समझ इस पद के लिए बेहद ही अहम साबित होगी। उनकी नियुक्ति को शासन द्वारा उनकी क्षमताओं और कार्यशैली पर भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है। खबरों की माने तो इस नियुक्ति के बाद से राज्यपाल सचिवालय के कामकाज में और अधिक गति और समन्वय देखने को मिल सकता है। यह बदलाव प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खास करके ऐसे समय पर जब राज्य में
कोई भी बड़े नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में भी बड़ा बदलाव सामने आया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार ने स्वीकार कर लिया है और इस्तीफे के बाद ही राज्य में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई है और अब नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव में बेहद ही बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी टीवी के सरकार बनाने की दिशा में सक्रिय हो गई है और आवश्यक समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। एम.के. स्टालिन ने चुनावी परिणामों को स्वीकार करते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया और पद से इस्तीफा सौंप दिया। उनके इस कदम को राजनीतिक मर्यादा और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर टीवीके के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक मौका है, जहां पर पार्टी पहली बार सत्ता में आने की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबरों की माने तो पार्टी नेतृत्व जल्द ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत कर सकता है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ होगी और ये देखना अहम होगा कि नई सरकार के किस तरह के राज्य की नीतियों को आगे बढ़ाती है। फिलहाल तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज है और सभी की नजरें सरकार गठन की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा हापुड़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज के सम्मानित लोगों को 10 मई को गाजियाबाद के वसुंधरा में आयोजित होने वाला भगवान परशुराम जन्मोत्सव के भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में भगवान परशुराम के चित्रण का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने वर्तमान योगी सरकार पर भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी निरस्त करने का भी आरोप लगाया। 10 मई में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का ये आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में सबसे बड़ी बात यह कि भगवान परशुराम जी की जो लीला है उसका मंचन भी होगा मंच के द्वारा और एक संदेश हमारे समाज में, सर्व समाज में ये जाना चाहिए कि भगवान परशुराम ने तमाम मानव जाति के लिए कितनी बार योगदान दिया है और हम जब उनका जन्म आता है तो उन्हें कहीं ना कहीं अनभिज्ञता में छोड़ देते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि ये अनभिज्ञता जो है ये दूर करी जाए और लोगों के जहन में जाए कि भगवान परशुराम छठे अवतार थे विष्णु जी के और मानव जाति के पहले महापुरुष थे। इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों तक ये जानकारी जानी चाहिए। इसलिए हमने इस प्रोग्राम में पूरी लीला का मंचन मंच के द्वारा कराने का काम किया है, करेंगे आने वाली 10 तारीख को। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग समय पे पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पे पहुंचे। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 घंटे के अंतराल में जनपद में ये दूसरी मुठभेड़ है। मुठभेड़ के दौरान 20,000 रुपए का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी पहचान हथियार सप्लायर और बुरखा गैंग के लीडर शाहरुख पठान के रूप में हुई है। आरोपी पर लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट सहित 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने बदमाश के पास से पिस्टल, तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद किए हैं और ये मुठभेड़ बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में हुई है। थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज परासोली और चौकी इंचार्ज घड़ी और चौकी इंचार्ज कस्बा आज सुबह कांदड़ा मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पाता हुआ दिखाई दिया। चेकिंग के दौरान उसको रुकने का इशारा किया, वो न रुक करके दाहिनी तरफ परासोली नहर की तरफ भागा। उसका पीछा किया गया तो पीछा करते वक्त उस मोटरसाइकिल जो भाग रहा था उसकी मोटरसाइकिल फिसली और उसने पेड़ की आड़ से लेकर के पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग की, उसके एक पैर में गोली लगी है, उसको घायल अवस्था में सीएससी बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में मालूम हुआ है कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक सस फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें ये सप्लायर था, बांछी चल रहा था और ये हमारे थाना बुढ़ाना का HSV है। इस पर 20,000 का इनाम भी घोषित है। ये पूर्व में बहुत हार्ड क्रिमिनल है, पूर्व में ये डकैती, लूट और गैंगस्टर इस पे कायम है और पूरा इसका एक गैंग है। पूरी जांच कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या बरामद हुआ इसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और साथ में मोटरसाइकिल और एक पिस्टल और इस पर 20,000 का नाम घोषित है।
मुजफ्फरनगर में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। चंद घंटों के अंतराल में जनपद में ये तीसरा मुठभेड़ हुई है और जिसमें पुलिस की गोली लगने से सलमान उर्फ शहजाद घायल हो गया है और वो चोरी के मामले में पंजाब से फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसका साथी खुशनुमा उर्फ खुशनसीब पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाश पर गौकशी और चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके पास से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की स्कूटी बरामद की है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में आज नई मंडी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के कार्यों के बाद एक साथी किस्म के गोकस बदमाश भगोड़ा जो था पंजाब राज्य से, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों पे नियंत्रण धरपकड़ की कार्रवाई के क्रम आज नई मंडी पुलिस कई जगह क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि खतौली की तरफ से दो साथी किस्म के बदमाश जो कि पंजाब से भगोड़ा चल रहे हैं, किसी घटना के करने के इरादे से आ रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस की एक टीम हाईवे पे ड्रीम सिटी के पास सक्रिय होकर चेकिंग करने लगी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कूटी जिस पे दो लोग सवार थे, नजदीक आने पर पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया। वो एकाएक यू टर्न करके पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करके भागने लगे। तो यू टर्न करके रॉन्ग साइड आए और समीप एक स्टेडियम खाली ग्राउंड है, वहाँ उधर की ओर मुड़ गए और भागने लगे और तकरीबन 100 मीटर आगे जाने पर उनकी स्कूटी फिसल कर गिर गई। पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुनः दोबारा पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा एक बदमाश झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम कॉम्बिंग कर रही है, उसे भी शीघ्र पकड़ा जाएगा। घायल बदमाश से पूछताछ पर उसने अपना नाम सलमान उर्फ शहजाद पुत्र सरताज जो कि मेगा खेड़ी का रहने बताया और जो भागा हुआ बदमाश उसका नाम उसने खुशना उर्फ खुशनसीब पुत्र अली हसन निवासी मेगा खेड़ी रहना बताया। जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में मुजफ्फरनगर में रील बनाने का ट्रेंड थमता नजर नहीं आ रहा है। युवक और युवतियां अलग अलग तरीके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। जनपद पुलिस लगातार ऐसे रील बनाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। एक युवती ने रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाकर उसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। वहीं अवनीश बंसल नाम के युवक ने भी खतौली कोतवाली परिषद में रील बनाकर अपनी आईडी पर अपलोड किया। पुलिस दोनों वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है और ये मामला मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के खतौली जनपद क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद से नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा एक घर के बाहर कूड़ा डालने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बकाया टैक्स को लेकर हुए विवाद के बाद से आवेश में आकर कर्मचारियों ने ये बड़ा कदम उठाया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने कूड़ा हटवाते हुए कुछ कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। विवाद का केंद्र में कांग्रेस नेता जमील अंसारी का नाम भी सामने आया। कर्मचारियों को आरोप है कि टैक्स नोटिस देने पर उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की गई, जिससे नाराज होकर उन्होंने विरोध स्वरूप कूड़ा डाला। आज थाना खतौली में सूचना प्राप्त हुई कि नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा एक व्यक्ति के घर के बाहर कूड़ा डाल दिया गया है। मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो पता चला उस व्यक्ति की कल नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ में विवाद हो गया था, जिसके रोष में कर्मचारियों द्वारा ये कृत्य किया गया। व्यक्तियों के विरुद्ध तुरंत विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई और कर्मचारियों को समझा बुझाकर वहां से कूड़ा हटवाया जा रहा है। इसी बीच जो भी अराजक तत्व हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज थाना खतौली बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है, जिसने इस राज्य के भविष्य से जुड़ा अहम चुनाव बताया जा रहा है। वक्ताओं ने पिछले 10 से 12 सालों की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सीमा सुरक्षा और बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़े लगाने से आ रही रुकावट का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही धर्म और जाति के नाम पर तुष्टीकरण और गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया है। राज्य में लोगों के बीच डर का माहौल होने का दावा भी किया गया है। बयान में ये भी कहा गया है कि कई जगहों पर वोटिंग और काउंटिंग एजेंट तक बनाना मुश्किल हो रहा है। चुनाव परिणाम से पहले इस तरह के बयानों ने राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। देखिए, बंगाल की जीत
सिर्फ बंगाल की नहीं पूरे देश की थी। बंगाल में ममता बनर्जी के कुशासन, भ्रष्टाचार और भय का जो माहौल उन्होंने पैदा कर रखा था, तुष्टीकरण के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों, घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को जगह देना, आज मैं समझता हूं उन सारी स्थितियों की वजह से आज बंगाल उससे मुक्ति पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास दिलाया था कि भय नहीं भरोसा, भय नहीं भविष्य, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो रचना करी थी कि कोई भी गुंडा बदमाश वहां पर परिंदा पांव नहीं मार पाएगा, आज उसका परिणाम आया है। और आज बंगाल के लोगों ने बिल्कुल भयमुक्त भाव से जो बदलाव किया है, इस बदलाव का बंगाल के भविष्य के बारे में आने वाले समय में एक नया रूप निकल कर आया। देखिए बंगाल वहीं नोएडा पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर सेक्टर 11 क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी बरामद की गई है। साथ ही एक अवैध चाकू भी मिला है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये गिरोह दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइक चोरी करके उनको सस्ते दामों पर बेच देता था। पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में एवं डीसीपी सर के कुशल पर्यवेक्षण में आज 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि वाहन चोरी करते थे और उनके कब्जे से कुल 12 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 स्कूटी हैं और 10 मोटरसाइकिल हैं। ये सभी व्यक्ति जो है खोड़ा गाजियाबाद के रहने वाले हैं और विगत 2-3 वर्ष से एनसीआर में सक्रिय थे और लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आज 4/5 की रात्रि में सेक्टर 11 के निकट थाना पुलिस सेक्टर 24 के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 स्कूटी एवं 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जो कि जिनके संबंध में अभी तक जो विवेचना हुई है उसमें 5 जो वाहन हैं वो विभिन्न थाना क्षेत्रों से उसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हुई थी और वो वहां से कनेक्ट हुए हैं। बाकी आगे विवेचना में और मोटरसाइकिल कहां से चोरी की गई हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। और दोनों जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है, जिनका नोएडा के विभिन्न थानों से, दिल्ली एवं गाजियाबाद से इनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। आज इनके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद हुई है, स्कूटी बरामद हुई है, साथ ही 2 नाजायज चाकू जो है वो भी बरामद हुआ है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में नीति खंड 2 में सुबह एक फ्लैट में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। 3 मंजिला इमारत के बेसमेंट में सिलेंडर से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव अभियान चलाकर 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इमारत के फ्लैट संख्या 495 में बेसमेंट स्थित कर्मचारी के कमरे में रखे सिलेंडर में लीकेज के कारण ये भीषण आग लगी और इसके बाद एक बड़ा सिलेंडर फट गया, जिससे आग तेजी से फैल गई और बेसमेंट पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। अन्य सिलेंडरों के फटने की आशंका को देखते हुए आसपास के इलाके को एहतियात के तौर पर खाली कराया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और आगे प्रशासन पूरे मामले की जाँच में जुटा है। आज दिनांक 5 मई 2026 को समय दोपहर लगभग 13:30 में फायर स्टेशन वैशाली की सूचना प्राप्त हुई थी। नीति खंड 2 में एक मकान में आग लगी और कुछ लोग फंसे हुए हैं। तत्काल हमारी 4 गाड़ियां फायर स्टेशन वैशाली में एफएसओ के घटनास्थल पर भेजी गई। साथ ही एक सहायतार्थ साहिवाल से गाड़ी मंगाई गई, जिसमें 2 वाटर बाउजर हमारे 12,000 और 22,000 लीटर और 2 फायर टेंडर 5,000 लीटर 2,500 लीटर घटनास्थल पर भेजे गए। यहाँ आके देखा तो कुछ लोग फंसे हुए थे। तत्काल 2 टीमें स्थापित की गई, जिसमें पुलिस की सहायता से ऊपर 7 लोगों को रेस्क्यू किया जाल तोड़ते हुए। साथ ही नीचे बेसमेंट में जो गाड़ियों में आग लगी थी उसमें 3 होस फैलाते हुए आग बुझाने की कार्रवाई की। चूंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा था, एक साइड से एक होस से फायरमैन को कूलिंग के ऊपर पानी डालते हुए कूलिंग की कार्रवाई की और जिन्होंने अंदर तक घुसते हुए आग बुझाने की कार्रवाई की। इस घटना में कोई जनहानि नहीं है। अंदर 4 से 5 सिलेंडर थे, जिसमें एक बड़ा और एक छोटा सिलेंडर, 2 छोटे और एक बड़ा सिलेंडर फटने की जो संभावना इसमें दिख रही है। जो सभी सिलेंडर हमारे टीम ने बाहर निकाल लिए हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से जांच की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।